गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे एंड अपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज योर IFS एंड ABFM एजुकेटर प्रगति और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी विजेता सीरीज, जिसमें हम मैकमिलन बुक के सारे एमसीक्यू कवर करते हैं। चैप्टर वाइज हम सारे एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल ए हम अपने कल की क्लास में कवर कर चुके हैं, कंप्लीट मॉड्यूल ए हम कवर चुके हैं। आज की क्लास में मॉड्यूल बी स्टार्ट करें, यानी आज की क्लास में हम चैप्टर 12 के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। मॉड्यूल बी का चैप्टर 12 एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिले हैं। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस हुई हैं गाइस, उन सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे फाउंडेशन क्लास की बात करूं, चाहे एमसीक्यू सीरीज की बात करूं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज की बात करूं, या फिर मॉक टेस्ट की बात करूं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। लिंक आपको सारी ही क्लासेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए, जाकर के क्लासेस देखिए और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो कॉन्सेप्ट के जरिए क्लियर करिए। इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स के जरिए भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो फटाफट से पहले मुझे ये कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और विजिबल? क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूं, ताकि हम सेशन को प्रोसीड कर सकें? ओके, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल और विजिबल गाइस? बताइए। चलिए, तो सेशन को प्रोसीड किया जाए। ओके, तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस रिगार्डिंग टाइम में नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अलॉन्ग विद, चैनल पे नए हैं तो क्या करना है भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लासेस का सारा PDF इसी टेलीग्राम चैनल के जरिए मिलता है। ठीक है, चलिए चलिए फिर सेशन को प्रोसीड करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज, यानी एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को क्या किस फॉर्म में डिफाइन किया था। बहुत डिटेल में मैंने जब आपको फाउंडेशन सीरीज पढ़ाई थी, फाउंडेशन सीरीज में मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में आप सबको समझाया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है फाउंडेशन सीरीज, तो जाइए जाकर के फाउंडेशन सीरीज देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको 1 by 1 क्लियर करवाए हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को किस तरह से डिफाइन किया था। ऑप्शन ए कह रहा है स्टडी ऑफ वेल्थ, ऑप्शन बी कह रहा है स्टडी ऑफ वेलफेयर, ऑप्शन सी कह रहा है स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बताइए, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। एडम स्मिथ ने किस तरह से डिफाइन किया है भाई, बहुत डिटेल में मैंने आपको क्लास में समझाया भी था इसके बारे में। वेरी गुड, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कि ये एक वेल्थ, ये स्टडी है वेल्थ की, यानी इकोनॉमिक्स हम क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है, पैसे को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कशन किया था एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में। ठीक है, एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन किया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी ऑफ वेल्थ हो रखा है, यानी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करेंगे, और जिसकी वजह से इनकी इस डेफिनेशन को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की भी बात करते हैं। एडम स्मिथ, जिन्हें मॉडर्न ऑफ इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, उन्होंने अपनी बुक में 1776 में ये बुक आई थी, जिसमें इनकी बुक का नाम था नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग था कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, इकोनॉमिक्स का मतलब है पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है, बस यही होता है इकोनॉमिक्स का मतलब। इसीलिए मार्शल की जो डेफिनेशन थी, सॉरी एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी, इसे वेल्थ डेफिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसमें डील करता है, आपको ये बताना। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसमें डील करता है? गुड इवनिंग राघव, गुड इवनिंग उन्नति, गुड इवनिंग सुषमा जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसमें डील करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको फाउंडेशन क्लास में बहुत डिटेल में बताया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब ब्रॉडर लेवल पे डिस्कशन होता है, यानी जब नेशन की बात आती है या नेशनल लेवल पे कुछ डिस्कशन किया जाता है, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हम नेशनल लेवल पे डिस्कशन करते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में नेशनल लेवल पे डिस्कशन करते हैं भाई? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है ना, बेरोजगारी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है,
जो प्राइस इंडिसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्राइस इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन को मेजर किसके जरिए किया जाता है, हाँ फाउंडेशन सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया था, इन्फ्लेशन को मेजर किसके जरिए किया जाता है, प्राइस इंडेक्स के जरिए, और इसी का प्लूरल फॉर्म है प्राइस इंडिसेस। ठीक है, महंगाई क्या है, हम बड़े पैमाने पे डिस्कस करते हैं, नेशनल लेवल पे इस बारे में बात होती है कि भाई महंगाई क्या है, महंगाई डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी जो है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। जीडीपी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जीडीपी डाउन हो रही है, जीडीपी अप होती चली जा रही है, ये सब कुछ क्या है, यहाँ हम ब्रॉडर लेवल पे डिस्कशन करते हैं, यानी जब हम नेशनल लेवल पे बड़े पैमाने पर जब डिस्कशन करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे ही कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसमें डील करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सब में ही डील करते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है यहाँ पे डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। वेरी गुड, काफी सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। हेलो मेघल जी, हेलो। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो ये वाइड फिनोमिना की बात करते हैं, यानी इसमें हम इकोनॉमी के वाइड बड़े पैमाने पर जैसे मैंने बताया बात करते हैं, यानी एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई परफॉर्मेंस क्या रही है, हमारी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, स्ट्रक्चर क्या है, नेशनल लेवल पे किस तरह से बिहेव करती है इकोनॉमी, या रीजनल लेवल पे हमारी इकोनॉमी का किस तरह से स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जो डिसीजन दिए जाते हैं, गवर्नमेंट किसी से डिसीजन लेती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी अगर बात की जाए कि क्या क्या डील किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो जीडीपी की बात होती है, जीडीपी अप हो रही है या फिर जीडीपी डाउन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी जॉब्स का परसेंटेज क्या हो रखा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन को जो प्राइस इंडेक्स के जरिए मेजर करते हैं, क्या क्या इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये सब कुछ क्या है, ये सब इसी के फंक्शंस हो रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फाउंडर नहीं यहाँ पे फादर है, ठीक है, या आपकी मैकलेलन बुक में फाउंडर मेंशन है, फाउंडर नहीं यहाँ पे फादर होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर भी मेंशन है। तो देखिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है, और इसके बारे में हमने अभी ही डिस्कस किया था। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है, जिसने वेल्थ डेफिनेशन दे रखी है, जिसने ये कहा है कि इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं, नहीं तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ, इकोनॉमिक में हम सिर्फ इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसे को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, सोर्स क्या है पैसे का। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ही कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है यहाँ पे आपका सी, यानी एडम स्मिथ। ओके वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड उन्नति और अर्चना ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, वेरी गुड। चलिए एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही रेवोल्यूशनरी थ्योरी दे रखी है इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग, जिसमें मेजर है वेल्थ ऑफ नेशन। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये ना कहीं जो पुरानी तरीके से जो चली आती इकोनॉमिक को, जो पुराने तरीके से देखना जो नजरिया था, उन्होंने इसे तोड़ने का काम किया था, यानी ये वकालत करते हैं, ये मेजर तौर पे इनकरेज करते थे, यानी एडम स्मिथ मेजर तौर पे इनकरेज करते थे या सपोर्ट करते थे फ्री ट्रेड के बारे में, कंपटीशन के बारे में, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने कॉन्सेप्ट भी लाया था जो कि इनविजिबल हैंड नाम का कॉन्सेप्ट था, जिसमें इन्होंने इस बारे में बात की थी कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी और प्रोस्पेरिटी को मजबूत करने की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको फाउंडेशन सीरीज में बताया था, जहां हम स्मॉल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां हम चीजों को छोटे पैमाने पर डिस्कस करते हैं, यानी ब्रॉडर लेवल पे जहां हम चीजों को डिस्कशन ना करके क्या करते हैं भाई, छोटे पैमाने पर हम जिसमें डिस्कशन करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न होता है विद द बिहेवियर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक एज ए होल, इंडिविजुअलिटी या फिर नन ऑफ दी अबव। हेलो सूरज जी, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दीबाजी के चक्कर में गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसमें डील करता है,
अर्चना ने आंसर मार्क किया है सी। ओके, बाकी सबके आंसर कहाँ हैं? अर्चना ने सी मार्क किया है, वेरी गुड। उन्नति ने भी सी मार्क किया है। हेलो सूरज। राइट आंसर क्या है इसका? भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? छोटे पैमाने पर चीजों की बात, स्मॉल यूनिट की बात करती है। यहाँ पे इस बारे में बात किया जाता है कि इंडिविजुअल या फिर फर्म किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, इसके रिगार्डिंग बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो राइट आंसर क्या है? वेरी गुड अर्चना, उन्नति, संतोषी जी, सबने राइट आंसर किया है। वेरी गुड। राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका सी, यानी इंडिविजुअल एंटिटीज। क्योंकि अगर बात की जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि भाई जो हाउस होल्ड है या फिर फर्म है वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, यानी जो लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल हो रखे हैं उसके रिगार्डिंग फर्म है या फिर इंडिविजुअल वो किस तरीके से अपने डिसीजन लेते हैं, यानी कि जब भी कभी बात होती है गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग। यानी इसमें एनालिसिस किया जाता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है, फर्म्स का बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है। ये समझने की कोशिश की जाती है कि फर्म किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्मॉल यूनिट होती है इकोनॉमिक्स की। वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने राइट आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड्स रिफर टू, एंड्स क्या रिफर करता है? डिमांड, यूटिलिटी, रिसोर्सेज या फिर बॉन्ड्स? बताइए एंड्स क्या रिफर करता है? एंड्स का मतलब यहाँ पे ये मत समझिए खत्म हो गया। एंड्स मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ। एंड्स क्या रिफर करता है? वेरी गुड जय किशन। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करिए आप सब। ओके, अर्चना ने डी मार्क किया है, सूरज ने भी राइट आंसर मार्क किया है, उन्नति ने भी राइट आंसर किया है। वेरी गुड। एंड्स का मतलब क्या होता है? एंड्स का मतलब होता है बॉन्ड्स, एंड्स का मतलब होता है डिजायर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एंड्स का मतलब क्या होता है? खत्म नहीं होता है। ठीक है, एंड्स का मतलब होता है आपकी बॉन्ड्स क्या है, आपकी डिजायर क्या है, जिसके बारे में क्या किसने बताया था? लियोनल रेबल्स ने। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉन्ड्स क्या होती हैं? ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन बॉन्ड्स क्या है? ह्यूमन बॉन्ड आर अनलिमिटेड, यानी इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है भाई। और ये बताया था लियोनल रॉबिन्स ने, इस बारे में बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट इज किस चॉइस की बात करें, यानी अगर आपके पास काफी सारे, आपकी लिस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी डिजायरेबल लिस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसमें से आप ये चूज करते हो, प्रायोरिटी बेसिस पे आप चूज करने का काम करते हो कि पहले आपके लिए क्या करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इनकम का सोर्स है या आपके पास सेविंग्स हो रखी है, वो सेविंग्स आपने सोचा था कि आप कहीं घूमने जाएंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अचानक से कोई अनफोर्सिन कंटिजेंसी आ गई है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? भाई आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, सेविंग्स तो आपके पास लिमिटेड, तो एट दैट टाइम आप क्या डिसाइड करो कि उस सेविंग का इस्तेमाल आप जो टूर की प्लान कर रहे हैं आप उसके लिए करें, या फिर ये जो अनअवॉइडेबल कंडीशंस आई है उसके बारे में करें। तो इसी के रिगार्डिंग लियोनल रेबन्स कहते हैं कि भाई बॉन्ड्स की बात करता है, क्योंकि ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज उसके रिगार्डिंग लिमिटेड हो रखे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट चॉइस, जिसमें हमें ये चूज करना होता है कि क्या करना हमारे लिए पहले ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड डिनोट करता है गोल्स को और डिजायर को, जो लोग अचीव करना चाहते हैं। वही मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस। ठीक है, मीन्स का मतलब क्या है? रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड होते हैं, जिसके बारे में डिफाइन किया था लॉर्ड लियोनल रॉबिन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्केट इकोनॉमी इज वन, May 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आप लोग सोचते हो ना कि आईएफएस में या फिर इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मैकमिलन में, यहाँ आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली आईबीएफ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है इन विच इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ऑप्शन बी कह रहा है इन विच गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दी अबव। मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें क्या होता है भाई? फर्म डिसीजन लेती है,
इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं। लेजर फ्री इकोनॉमी कंसीडर किया जाता है। लेजर फ्री एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है अलाउ टू डू, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, उसी इकोनॉमी को कंसीडर किया जाता है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, यानी एक ऐसी इकोनॉमी, कैसे याद रखना है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, तो मेजर डिसीजन कौन लेगा? जाहिर सी बात है, या तो फर्म लेगी या तो इंडिविजुअल लेगी, है ना, यही तो लेंगी ना। अगर गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है तो कौन लेगा? इंडिविजुअल या फिर फर्म्स। तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें चाहे प्रोडक्शन की बात हो, चाहे कंजम्पशन की बात हो, चाहे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हो, ये दोनों ही डिसीजन इंडिविजुअल और फर्म्स के जरिए, प्राइवेट फर्म्स के जरिए लिए जाए। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है यहाँ पे? राइट ऑप्शन है यहाँ आपका ए। ओके, अर्चना ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है, वेरी गुड अर्चना। किशोर ने भी राइट आंसर की मार्क किया है, सूरज ने भी राइट आंसर किया है, उन्नति ने भी राइट आंसर मार्क किया है। वेरी गुड, काफी सारे लोग राइट आंसर मार्क कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। मार्केट इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया भाई, मेजर डिसीजन कौन लेगा? इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म लेते हैं। लेजर फेयर इकोनॉमी कहा जाता है, यानी जिसका मतलब है अलाउ टू डू, कि भाई अलाउ किया गया इंडिविजुअल और फर्म को कि वो प्राइस के रिगार्डिंग, प्रॉफिट के रिगार्डिंग, इंसेंटिव के रिगार्डिंग, रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, ये सब डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारे डिसीजन लेने का राइट इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म्स के हाथ में होता है। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। चलिए, इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी फॉलो की जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर लेजर फेयर इकोनॉमी? इंडिया में किस तरीके की इकोनॉमी फॉलो की जाती है, आपको ये बताना है। बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ओके, अर्चना ने बी मार्क किया है, वेरी गुड। मंजू जी ने भी बी मार्क किया है। ओके, उन्नति ने भी कहा मिक्स्ड इकोनॉमी, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। बिल्कुल राइट आंसर क्या है आपने? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है और कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गवर्नमेंट के जरिए होता है। यानी जहां लॉ मेंटेन करने का काम, लॉ बनाने का काम, पेनाल्टी मेंटेन करने का काम, रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम गवर्नमेंट के जरिए भी किया जाता है और वहीं प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही मिलकर के काम करते हैं, उसे ही कंसीडर किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। वेरी गुड, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के ही कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें ना तो केवल पूरी तरीके से ना तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा और ना ही पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट भी लॉ बनाने का काम करती है और साथ ही साथ प्राइवेट फर्म भी, इंडिविजुअल भी मेजर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेजर फेयर इकोनॉमी इज, ये मैंने अभी आपको बताया था। लेजर फेयर इकोनॉमी का मतलब क्या है? ये एक्सट्रीम केस हो रखा है मार्केट इकोनॉमी का, या फिर ये एक्सट्रीम केस है मिक्स्ड इकोनॉमी का, या फिर एक्सट्रीम केस हो रहा है कमांड इकोनॉमी का, या फिर नन ऑफ दिस। भाई मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ है, क्या होता है? अभी मैंने बताया, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट होती है। कमांड इकोनॉमी जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जिसमें मेजर डिसीजन लेने का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जरिए किया जाता है। और वही मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? मार्केट इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें प्रोडक्शन के रिगार्डिंग चाहे डिसीजन मेकिंग की बात हो, ये सारे डिसीजन किसके जरिए लिए जाते हैं? इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म के जरिए सारे मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। तो लेजर फेयर इकोनॉमी का क्या मतलब है, आपको ये बताना है। वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। राइट आंसर क्या है? इन तीनों ने ही बिल्कुल सही जवाब दिया है। राइट आंसर है आपका ए, यानी ये एक्सट्रीम केस हो रखा है मार्केट इकोनॉमी का। क्योंकि लेजर फेयर क्या है भाई? लेजर फेयर एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अलाउ टू डू। यानी कि इसमें इंडिविजुअल और फर्म को पूरी तरह से अलाउ किया जाता है कि वो जो चाहे मेजर डिसीजन ले सकते हैं, चाहे प्राइस के रिगार्डिंग डिसीजन की बात हो या फिर
इंटरेस्ट की बात हो या फिर मार्केट के रिगार्डिंग बात हो या फिर रिवॉर्ड के रिगार्डिंग बात हो, ये सारे मेजर डिसीजन लेने का राइट पूरी तरह से छूट दी जाती है इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म को। ठीक है, एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हो, लेजर फेयर इकोनॉमी का मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, यानी इसमें फ्री मार्केट कंपटीशन होता है जो डिसाइड करता है कॉस्ट क्या होगी। इसमें स्टेट किसी भी तरीके से नहीं जानता है, सब कुछ इंडिविजुअल के जरिए ही डिसाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, अक्टूबर 24 का ये क्वेश्चन है, तो आज देख लीजिए जो कोई भी अगर ये कह रहा है कि मैकमिलन के एमसीक्यू एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, उतना रेलेवेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को और किस नाम से जाना जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? बताइए, क्या आप लोग आंसर कर रहे हैं? ओके, ओके, अर्चना ने मार्क किया है, अर्चना कह रही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, उन्नति भी कह रहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सूरज ने डी मार्क किया, वेरी गुड वेरी गुड। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें किसका कंट्रोल होगा? भाई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, प्राइवेट फर्म्स इन्वॉल्व है, मेजर डिसीजन किसके जरिए ले जाते हैं? प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग या कंजम्पशन के रिगार्डिंग मेजर डिसीजन इन्हीं के जरिए ही लिए जाते हैं। है, वेरी गुड। मेजर डिसीजन किसके जरिए लिए जाते हैं? भाई इन्हीं के जरिए मेजर डिसीजन लेते हैं। फ्री है, मार्केट इकोनॉमी है, यानी फ्री इंटरप्राइज होता है जिसमें क्या प्रोड्यूस करना है डिटरमाइन किया जाता है कंज्यूमर प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। डिटरमाइन कैसे प्रोड्यूस करना है ये भी देखते हैं कि प्रॉफिट किस और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? आपको फोर कंट्रीज, थ्री कंट्रीज यहाँ पे मेंशन और नन ऑफ द अबव भी मेंशन है। आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती है। ठीक है, कौन सी कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती है? इंडिया, चाइना, इंग्लैंड या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन? कौन सी कंट्री है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें क्या होता है भाई, मेजर डिसीजन कौन लेगा? इंडिविजुअल और फर्म लेती है। वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड उन्नति। ठीक है, वेरी गुड गुड्डी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे मेजर डिसीजन किसके जरिए लिया जाता है? इंडिविजुअल के जरिए, फर्म्स के जरिए। ठीक है, यानी इसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट का मिनिमल इंटरवेंशन होता है या फिर बिल्कुल भी इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो प्राइसेस हैं या फिर जो रिवॉर्ड है, ठीक है, ये किसके जरिए? मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई के जरिए डिटरमाइन किया जाता है। प्रॉफिट क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा, प्राइस क्या होगा, ये सब कुछ इन्हीं के जरिए मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। वेरी गुड गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 13 का आपका ये क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है डिमांड शेड्यूल इज द, यानी डिमांड शेड्यूल क्या हो रखा है। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या दिखाता है भाई? चैप्टर 13 है, सप्लाई एंड डिमांड का आपका चैप्टर हो रखा है। डिमांड शेड्यूल आपका क्या दिखाता है, आपको ये बताना है। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी जो कि परचेस की गई है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी जो कि बॉट की जाती है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड या फिर नन ऑफ दिस। क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई, आपको ये बता। डिमांड शेड्यूल क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन? डिमांड सप्लाई किसे कंसीडर किया जाता है? देखिए, डिमांड सप्लाई की बात की जाए भाई, मैंने आपको कई बार फाउंडेशन सीरीज के जरिए भी बताया है। डिमांड सप्लाई का मतलब या फिर डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है ऐसा शेड्यूल जो आपका रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, यही दिखाने का काम करता है आपका डिमांड सप्लाई। ठीक है, यही क्या करता है? यही आपका डिमांड सप्लाई दिखाने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला फॉर दिस क्वेश्चन? बताइए। वेरी गुड उन्नति, राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
एक्सप्लेनेशन भी आप सब देख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि भाई प्राइस क्या है किसी भी कमोडिटी की जो कि बायर बाय करना चाहता है, ठीक है। जब प्राइस कम होती है और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। यानी प्राइस और डिमांड में बिल्कुल इनवर्स यानी अपोजिट रिलेशन होता है। अपोजिट रिलेशन का मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज होगा, और अगर वाइस वर्सा सिचुएशन है यानी प्राइस अगर डिक्रीज है तो डिमांड क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होता है, ठीक है। और दो रीजन होते हैं जब प्राइस गिरने के, दो रीजन होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि भाई ऑलरेडी उसका अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है, दाल के रेट महंगे हो गए तो क्या करेंगे, वेजिटेबल्स सिर्फ मूव ऑन कर लेंगे आप, है ना। भाई दाल के रेट महंगे हो गए तो चलो वेजिटेबल्स सिर्फ मूव ऑन कर लेते हैं, क्या है ऑलरेडी उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इनकम इफेक्ट यानी अगर भाई प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, अपना जो कंजम्पशन है उसको कम करना शुरू कर दो, अपने कंजम्पशन को आप रिड्यूस करना शुरू कर दोगे। यही कहता है आपका इनकम इफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्केट डिमांड कर ऑबेज टू, यानी मार्केट डिमांड कर किसको ऑबे करता है, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, लॉ ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, या फिर नन ऑफ दिस लॉ। ध्यान से आंसर मार्क करिएगा, मार्केट डिमांड कर किसे ऑबे करता है। देखिए जब भी बात होती है मार्केट डिमांड कर की तो इसका मतलब आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब क्या भाई, डाउन हो रहा है आपका डिमांड, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसका मतलब आपका डिमांड क्या है, लेफ्ट से राइट आपका डिमांड डाउन हो रहा है, यही बताता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि मार्केट डिमांड कर भी अगर बात की जाए तो ये एज्यूम किया जाता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कि बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और ये ऑबे करता है लॉ ऑफ डिमांड को, जो ये बताता है कि भाई बिल्कुल क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड मतलब बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है, अभी बताया ना, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड सर्विसेज। अगर प्राइस इंक्रीज है तो इसका मतलब क्वांटिटी घट रही है, प्राइस घट रही है और डिमांड क्या है, इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है जिसकी वजह से डिमांड कर क्या होता है, स्लोप होता है डाउनवर्ड, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होता है डिमांड कर, ये स्लोप दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर, यानी डिमांड कर के पीछे कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन, ऑप्शन बी कह रहा है एवरेज इनकम, ऑप्शन सी कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या ऑप्शन डी ए और बी। देखिए क्लास में भी मैंने आपको फाउंडेशन सीरीज में भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि भाई देखिए फोर्सेस बिहाइंड डिमांड कर क्या आता है, डिमांड करके पीछे अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो फ्यूचर में अगर कंडीशन चेंज हो रही है, भाई मेरी सोर्स ऑफ इनकम अभी कम हो रखी है, आगे चल करके मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा तो मैं अपनी डिमांड को क्या करूंगी, इंक्रीज करूंगी ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर है तो मेरी डिमांड इंक्रीज होगी। एवरेज इनकम डायरेक्टली प्रभावित करती है भाई डिमांड कर को, कैसे प्रभावित करती है, भाई इनकम कम है तो डिमांड कम है, इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है। भाई किसी का पर्सन की अगर 10,000 की इनकम हो रखी है तो 20,000 का एक्सपेंडिचर करेगा, नहीं करेगा ना, वो अपनी डिमांड 10,000 तक ही लिमिटेड रखेगा, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं डिमांड करके, बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों ही फोर्सेस डिमांड करके पीछे हो रखे हैं, ठीक है, ये दोनों ही बोथ ए एंड बी। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, ये वो फैक्टर्स मैंने डिटेल में बहुत क्लास में फाउंडेशन सीरीज में गाइस मैंने बहुत डिटेल में बता रखा था आपको कौन कौन से फोर्सेस है बिहाइंड डिमांड कर्व के पीछे, कौन कौन से फोर्सेस है जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले एवरेज इनकम जो कि मैंने बताया, साइज ऑफ द मार्केट है, प्राइस अवेलेबिलिटी, भाई कोई और अगर गुड्स अवेलेबल है रिलेटेड तो भाई डिमांड क्या होगी, डिमांड उसकी होगी, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट और प्रेफरेंस है, भाई किसी पर्सन का टेस्ट अगर अलग है कि भाई उसको अगर आईफोन ही परचेस करना है तो आईफोन परचेस करेगा, वो कोई एंड्रॉइड फोन परचेस नहीं करेगा। इसके अलावा फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन का भी मेजर इंपैक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिलेट क्वांटिटी डिमांडेड टू, यानी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है जिसके बारे में मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई डिमांड कर्व डाउन हो रखा है, ये रिलेट करता है क्वांटिटी से जो डिमांड की जाती है, क्या, सप्लाई, इनकम, प्राइस या फिर डिमांड। राइट आंसर क्या होने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड पर किससे रिलेट करता है, जितनी क्वांटिटी क्या चाहती है भाई, जितनी क्वांटिटी की डिमांड की जाती है और जितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाती है। राइट आंसर है आपका सी, ठीक है, प्राइस।
यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, यानी प्राइस आपका राइट आंसर यहाँ पे है। क्योंकि भाई देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करके अगर बात की जाए तो डायरेक्टली रिलेट करता है ये प्राइस से, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या होगी भाई, क्वांटिटी घट जाएगी। वहीं अगर प्राइस, क्या बताया मैंने भाई, प्राइस इंक्रीज है तो क्वांटिटी क्या है या डिमांड क्या है, डाउन हो जाएगी। और वाइस वर्सा हुआ, अगर प्राइस डाउन हुई तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिफ्ट इन सप्लाई मीन, सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। जब भी कभी सप्लाई में शिफ्ट या चेंजेस होते हैं तो इसका मतलब होता है कि भाई फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं, यानी गुड्स की जो ओन प्राइस है उस पर इफेक्ट कर रही है जो भी क्वांटिटी सप्लाई करती है। यानी जब भी कभी चेंजेस होते हैं फैक्टर्स में अदर देन गुड्स ओन प्राइस तो ये डायरेक्टली क्वांटिटी को सप्लाई करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका ए। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो भाई, कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज है डिक्रीज हो रहा है, इनपुट की अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो रहा है, या फिर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर में चेंज हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे डायरेक्टली शिफ्ट देखा जाता है सप्लाई में। ठीक है, यानी ये क्या है भाई, सप्लाई कर क्या होगा, वो शिफ्ट होता है, यानी अगर S1 से शिफ्ट होके S2 हो जाता है अगर इन फैक्टर में चेंजेस होते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑल्सो नोन एज। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, बहुत बार मैंने आपको क्लास में बताया। इक्विलिब्रियम प्राइस बोलिए, बैलेंस पॉइंट बोलिए, या फिर मार्केट क्लियरिंग प्राइस बोलिए, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब सेम हो रखे हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ सेम ही हो रखे हैं। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है यहाँ पे सी, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। चलिए एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। मार्केट क्लियरिंग प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे, जिस लेवल पे डिमांड और सप्लाई कर्व क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यानी एक ऐसा लेवल जिस पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वही होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी यहाँ पे क्या होता है भाई, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसे ही कहते हैं बैलेंस प्राइस, बैलेंस लेवल कहते हैं, या फिर इसे ही ऑप्टिमम लेवल भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसे आप ऑप्टिमम लेवल भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसे ही आप ऑप्टिमम लेवल भी कह सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्राइस है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल फॉर्म में होता है। ओके, यानी इस रीजन पे आकर के ना तो प्राइस बढ़ेगी ना ही प्राइस घटेगी, बल्कि फिक्स्ड हो जाएगी अगर अदर चीजें क्या है, रिमेन रहती हैं कंटिन्यू। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्सेस बिहाइंड द सप्लाई, यानी सप्लाई करके पीछे कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। भाई बहुत बार फाउंडेशन सीरीज में मैंने आप सबको पढ़ाया है, ये बहुत बार मैंने फाउंडेशन सीरीज के जरिए आप सबको पढ़ाया है। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं सप्लाई करके पीछे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या फिर ये सब कुछ। मुझे बताइए सप्लाई करके अगर मैं बात करूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले मुझे किसी गुड्स को बनाने में 100 रुपए लग रहे थे, अब वही बढ़ करके 1000 रुपए हो गए, तो सप्लाई मेरी प्रभावित होगी, इफेक्ट होगी, बेशक प्रभावित होगी भाई। गवर्नमेंट पॉलिसी, पहले किसी गुड्स या सर्विसेज रिगार्डिंग डिफरेंट हो रखी थी, अब जैसे जीएसटी 2.0 आ गया है, ठीक है, जो डिफरेंट रेट्स थे उसको हटा दिए गए, 5%, 18%, ये सब जो रेट्स थे उसको रिड्यूस कर दिया गया है, कई सारे स्लैब रेट हटा दिए गए। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, सप्लाई पे उसका असर हुआ, बेशक हुआ। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चली जा रही है, वो भी डायरेक्टली सप्लाई को प्रभावित करती है। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला, ऑल ऑफ दी अबव। ये सब के सब फैक्टर हैं जो कि सप्लाई कर्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो बहुत डिटेल में, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन किया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भाई कॉस्ट अगर मुझे बताइए, एक पेन है, ठीक है, जैसे ये पेन है, मैं इस पेन का आपको एग्जांपल देती हूँ। इस पेन को बनाने में मुझे 10 रुपए लग गए, हालांकि 10 रुपए लगे नहीं है, ठीक है। इस पेन को मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस पेन को बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। चलिए मैं मानती हूँ इस पेन को बनाने में मेरी कॉस्ट 10 रुपीज है, मैं इस पेन को सोल्ड कर रही हूँ 20 रुपीज में, है ना। तो यानी ये मैं प्रोड्यूसर हूँ इस पेन की, तो मैं क्या कहूंगी, भाई मुझे ये तो सस्ते में पड़ रहा है ना, भाई कॉस्ट मुझे सिर्फ 10 रुपए पड़ रहा है, सेल में इसे 20 रुपीज हो रही है, मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट है। तो ये क्या होगा, सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर ऐसे तो प्रोडक्शन करना चाहेगा ना, सॉरी प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे तो गुड्स को प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट हो। 10 रुपए को बनाने में लग रहा है, इस पेन को बेच रही हूं मैं 20 रुपीज में, तो मुझे 10 रुपए प्रॉफिट हुआ।
मेरे लिए तो अच्छी डील हो गई ना। तो क्या हुआ, ये डायरेक्टली ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है सप्लाई। प्रोडक्शन कॉस्ट है भाई, जो इनपुट इस पेन को बनाने में जो भी पार्ट्स लग रहे हैं, अगर इनकी कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो, सप्लाई पे असर पड़ेगा। इसी का अगर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो भी सप्लाई पे असर पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो एज यूजुअल इस पे सप्लाई पे असर पड़ता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये सब क्लियर हो गया होगा। फाउंडेशन सीरीज में गाइस बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया। अगर नहीं सब पढ़ा है आपने, जाइए जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, जा करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्योंकि सिर्फ 30 डेज अगर आपको देखा जाए तो भाई अप्रोक्स आपके 32 डेज हो रखे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इवन अगर मैं आज से कंटिन्यू करूं तो सिर्फ 32 डेज पे तो आपका एग्जाम ही है, सिर्फ 31 डेज हो रखे हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर के पढ़िए, क्योंकि अब बाद में मौका नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी अवेलेबल है, सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। ठीक है, हेलो राघव, हेलो सुषमा जी, हेलो सोनम, हेलो। आप सब लोग लेट हैं भाई, क्यों? आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, स्टिल आप सब क्यों लेट हैं? ऑफिस पे आने में लेट हो गया क्या आप सबको? हाँ, क्योंकि आप ही लोग से मुझे पता चलता है कि ऑफिस से लेट हो गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का आंसर मार्क करिए आप सब लोग। सप्लाई कर्व रिलेट करता है क्वांटिटी सप्लाई टू, यानी सप्लाई कर्व की बात हो रही है भाई। जब भी कभी सप्लाई कर्व की बात हो, कौन से दो फैक्टर की बात होती है? मैंने आपको क्लास में पता नहीं मल्टीपल टाइम बताया, पॉजिटिव रिलेशन होता है। सप्लाई कर्व या सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं तो किसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है भाई? प्राइस और सप्लाई में बिल्कुल क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी अगर प्राइस आपकी इंक्रीज है तो सप्लाई भी आपकी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर वाइस वर्सा सिचुएशन हुई, यानी प्राइस डिक्रीज है तो सप्लाई भी आपकी क्या है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सप्लाई पर किससे रिलेट करता है? प्राइस से। राइट आंसर क्या है आपका? यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे आपका बी। आई बात समझ में सबको? आई कि नहीं आई? बहुत बार क्लास में बहुत डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि बताया नहीं था मैंने। सारे ये जो अभी आपके मैं करवा रही हूँ मैकमिलन के बुक के कॉन्सेप्ट, इससे सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज के जरिए पढ़ाया भी था, मैंने रिकॉल करवाया था कॉन्सेप्ट। तो मैंने इसका ऑलमोस्ट आप सबको सब कुछ पढ़ा रखा है। जाइए जाकर के चैप्टर 13 की प्लेलिस्ट जाइए जाकर के चेक करिए, सब कुछ आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा, सोनम कह रही है मैम ऑफिस से लेट हो गया। कोई बात नहीं सोनम जी, चलिए ऑफिस से लेट हो गया इट्स ओके, लेकिन एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी क्या? भाई मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? अभी बताया था, एक ऐसा लेवल जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसी लेवल को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ऐसे केस में क्या होता है भाई? क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है क्वांटिटी की, क्वांटिटी इक्वल होती है किसके? सप्लाई के इक्वल होती है। राइट आंसर है आपका क्या? राइट आंसर है यहाँ पे आपका ए। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी सारे लोग राइट आंसर मार्क कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो भाई, जब क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी सप्लाई के तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस मेंटेन हो जाता है, जिसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। चैप्टर 14 की बात करते हैं, मनी सप्लाई रिफर टू। ठीक है, चैप्टर 13 के जितने एमसीक्यू आपके मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 14 की। जैसा मैंने आपको बताया था भाई, आज मैं आपके 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू कवर अप करवा रही हूँ। ठीक है, 3 चैप्टर से आपके एमसीक्यू मैं कवर अप करवा रही हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, और एमसीक्यू सीरीज के जरिए भी मैंने बहुत डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मनी सप्लाई रिफर टू, मनी सप्लाई क्या रिफर करता है? मैंने आपको चैप्टर 14 की जब क्लास ली थी तभी मैंने बताया था भाई मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। मैं कह रही हूँ मनी का स्टॉक कितना अवेलेबल है इकोनॉमी में, है ना? मनी कितना सर्कुलेट हो रही है किसी भी इकोनॉमी, कितनी मनी, कितना पैसा चलन में हो रखा है, यही क्या है? इसे ही कंसीडर किया जाता है मनी सप्लाई। यानी मनी सप्लाई का क्या मतलब है भाई? किसी भी इकोनॉमी में कितना स्टॉक मनी का सर्कुलेट हो रहा है या कितना स्टॉक मनी का अवेलेबल है, इसे ही कंसीडर किया जाता है मनी सप्लाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी। किसने किसने सही मार्क किया है?
वेरी गुड सोनम, वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड। अच्छा, काफी सारे लोगों ने राइट आंसर मार्क किया, वेरी गुड। ठीक है, मनी सप्लाई आप देख भी सकते हो भाई, किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं बात करूं अगर मैं 25-26 यानी मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है, 25-26 में अगर मैं बात करूं कितना स्टॉक अवेलेबल हो रखा है मनी का, इसे ही कंसीडर किया जाएगा मनी सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नैरो मनी कंसिस्ट ऑफ, देख लीजिए भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अक्टूबर 24 का क्वेश्चन है, तो जो आप लोग सोचते हो कि मैकमिलन बुक के एमसीक्यूज नहीं आते, देख लीजिए डायरेक्टली मैकमिलन बुक के एमसीक्यू पूछे गए आपसे। ठीक है, नैरो मनी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, और मैंने बहुत डिटेल में आपको इसका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज जब मैंने करवाई थी चैप्टर 14 की, उसमें मैंने ये डिस्कस किया भी है क्वेश्चन में। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नैरो मनी का मतलब क्या था, नैरो मनी का मतलब एक ऐसी मनी जिसमें करेंसी विद द पब्लिक की बात होती है। करेंसी विद द पब्लिक क्या होता है भाई, करेंसी विद द पब्लिक मतलब इकोनॉमी में जितना पैसा हो रखा है उसमें से बैंक में जितना डिपॉजिट है मनी, जब उसको क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि पब्लिक के पास कितना पैसा बचा है। ठीक है, पब्लिक के पास ये पैसे की पोटली है। ठीक है, तो पब्लिक के पास कितना पैसा बचा, यानी अगर नैरो मनी की बात की जाए तो इसमें करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है भाई, राइट ऑप्शन है आपका ए। और मैं देख रही हूँ काफी सारे लोग सही आंसर भी मांग रहे। वेरी गुड सुषमा जी, वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, अमेजिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये 4 मेजर भी आप देख सकते हो, 3-4 तरीके होते हैं मनी की सप्लाई को मेजर करने में। नैरो मनी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। M2 की बात करें तो इसमें M1 जो कि नैरो मनी में जब सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के साथ इसको ऐड कर देते तो M2 की वैल्यू लगेगी। ब्रॉड मनी यानी M3 की बात की जाए तो जब नैरो मनी में टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम के साथ जो हो रखा है उसको ऐड कर देते तो ब्रॉड मनी की वैल्यू आ जाएगी। ब्रॉड मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम IBF आपसे पूछ लेता है। M4 की बात करें तो जब ब्रॉड मनी में जितने भी तरीके के डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ उनको आप ऐड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे NSC को एक्सक्लूड किया गया, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सब। ठीक है, याद रहेगी कि नहीं, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजर्व मनी भी बात कर लेते हैं भाई। रिजर्व मनी M0 यानी जितना सर्कुलेशन में करेंसी है और आरबीआई के साथ जो डिपॉजिट कर रखा है बैंकर्स डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, ये सब कुछ ऐड कर देते हैं तो रिजर्व मनी की वैल्यू आ गई। ओके पुनीत, ओके। चलिए, टाइम डिपॉजिट क्या है भाई, इसको तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके भी आंसर कर सकते हैं। कौन टाइम डिपॉजिट क्या होता है भाई, टाइम डिपॉजिट का मतलब ये बताइए, टाइम डिपॉजिट को क्या आप डिमांड पे पे कर पाओगे। माने आपने FD करवा ली, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट आपने करवा लिया, अब आप क्या करोगे, आप सोचो आपने कल जाकर के फिक्स डिपॉजिट, हाँ कुछ एक्सेप्शन है बेशक अपनी FD को ब्रोक करवा सकते हो, लेकिन मैं अगर स्पेसिफिक एक केस की बात करूं तो टाइम डिपॉजिट क्या है भाई, जो कि पे नहीं किया जाएगा डिमांड पे, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बहुत कम लिक्विड होता है। कैश या फिर डिमांड डिपॉजिट अगर कंपेयर किया जाए तो इसको इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता है, यानी सॉरी टाइम पर जो कि, ठीक है, ये दो चीजें देखी जा रही। टाइम डिपॉजिट क्या भाई, नॉट पेड ऑन डिमांड, और साथ ही साथ रिलेटिवली ये लेस लिक्विड है अगर कैश या फिर डिमांड डिपॉजिट से कंपेयर किया जाए तो। किसने किसने राइट आंसर दिया, वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड कलापति जी, वेरी गुड सोनम जी, चलिए वेरी गुड। राइट आंसर क्या है, बोथ B एंड C। ठीक है, टाइम डिपॉजिट आप देख सकते हो भाई, नॉट पेड ऑन डिमांड, डिमांड पे बिल्कुल पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सेस अगर आप सोचो इंस्टेंट पे कर दिया जाए तो डिमांड पे नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, लेस लिक्विड होता है क्योंकि रेडली एक्सेस नहीं होता है, इन्हें लेस लिक्विड कंसीडर किया जाता है जिन्हें किसी भी विड्रॉन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिमांड डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो भाई डिमांड डिपॉजिट क्या है, आप गए बैंक, आपने कैश, आपने अपनी डिपॉजिट की डिमांड की, आपने कहा भाई हमने तो डिमांड डिपॉजिट करवा रखा था, हमें अभी पैसे की जरूरत है, लाइए पे कीजिए। बैंक क्या मना करेगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा डिपॉजिट जो कि पेड होता है ऑन डिमांड। कैसे पे होता है, डिमांड पे होता है। पता है कि नहीं पता है भाई, हाँ डिमांड डिपॉजिट के बारे में पता है कि नहीं आप सबको,
अच्छा रंजीत कह रहे हैं मैम बॉस इतना टेंशन दे देता है कि आंसर ही भूल जाता हूँ, काम का प्रश्न। कोई बात नहीं रंजीत जी, बॉस की टेंशन, बॉस का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर ऑफिस तक ही रखिए। अभी आप फोकस करिए कि आपका जेआईबी का एग्जाम है, आईएफएस का आपका 2 नवंबर का एग्जाम, और आपको फुली डिवोटेड होना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो बॉस का टेंशन थोड़ा सा आपको कम भी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल पढ़ाई के प्रेशर पे ध्यान दीजिए, बॉस का प्रेशर बस ऑफिस तक ही रहने दीजिए। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है भाई? जो पे किया जाता है डिमांड पे। राइट आंसर है आपका बी। वेरी गुड राघव, वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, डिमांड डिपॉजिट भाई मैंने पहले ही बताया कि भाई अलाउ करता है, विड्रॉ कर सकते हैं फंड को किसी भी टाइम पे बिना किसी प्रायर नोटिस को, और ये फैसिलिटी आपको टाइम डिपॉजिट के केस में नहीं मिलती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कॉमन एग्जांपल्स की, सेविंग अकाउंट है, मनी मार्केट अकाउंट है, इनको क्या कर सकते हो आप एटीएम के जरिए इजिली एक्सेस कर सकते हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही हो रखा है, आपको ये बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको भाई? इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो रखा है, तो बताइए। स्टेटमेंट ए कह रहा है अराइज इन द फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, यानी जो प्राइस का लेवल है उसमें क्या हो रहा है भाई? उसमें कमी देखी गई है, ठीक है। प्राइस के लेवल में क्या है? प्राइस के लेवल में भाई कमी देखी गई है। सेकंड कह रहा है कि लीड कर रहा है परचेसिंग पावर फॉल हो रही है, यानी परचेसिंग पावर क्या है? परचेसिंग पावर आपकी घट रही है। थर्ड कह रहा है बोथ ए एंड बी, और लास्ट क्या कह रहा है आपका? लास्ट कह रहा है आपका नन ऑफ दी अबव। तो भाई जब भी मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताया तो मैंने क्या बताया था कि आपकी जो प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल आपका घट जा रहा है, ठीक है। प्राइस लेवल क्या है आपका? प्राइस लेवल घट जा रहा है ना। प्राइस लेवल आपका घट जा रहा है और साथ ही साथ परचेसिंग पावर भी घटे। भाई आप क्या था, पहले आपको 10 रुपी पर केजी के हिसाब से मान लीजिए बीट मिल रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ गया उसकी, और आपके पास इनकम आपकी 100 रुपीज ही हो रखी थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप जा रहे थे मार्केट 10 केजी परचेस कर ले रहे थे, है ना। 10 रुपी पर केजी था तो आप 10 किलो परचेस कर लेते बीट। लेकिन अब आपकी इनकम, इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब इसी की कॉस्ट बढ़ के 25 पर केजी हो गई है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ आप 4 केजी ही परचेस कर पाओगे। तो ये किसकी वजह से हुआ? परचेसिंग पावर घट गई ना, ये हुआ आपका इन्फ्लेशन की वजह से। यानी आज की यहाँ पे बोथ ए एंड बी सही है। ऑप्शन सी आपका गाइस राइट आंसर हो रखा है। और किसने किसने राइट आंसर मार्क किया है? ये आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, काफी सारे लोगों ने मार्क किया है, वेरी गुड। चलिए, एक्सप्रेशन भी आप सब देख सकते हैं, एक्सप्रेशन मेंशन किया मैंने। प्राइस इंडेक्स यूज्ड इन इंडिया टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज, यानी जो प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता है, ठीक है, जो प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है फॉर फॉर्मुलेशन, किस प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है? इंडिया में कौन सा प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जा सके पॉलिसी फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग? तो कौन सा है भाई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता है। राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका डी, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल में देखो भाई, पहले WPI यूज किया जाता, ठीक है। पहले ध्यान रखिएगा, पहले आपका जो यूज किया जाता था वो WPI यूज किया जाता था, लेकिन अब आपका WPI नहीं CPI यूज किया जाता है। पहले क्या था? प्राइमरी लेवल पे WPI यूज किया जाता था, लेकिन अब CPI को यूज किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स एट, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को किस पे मेजर किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रोड्यूसर लेवल, ऑप्शन बी कह रहा है प्राइस लेवल, ऑप्शन सी कह रहा है आपका होलसेल लेवल, या ऑप्शन डी कंज्यूमर लेवल। भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम से ही मेंशन है जहां पे कंज्यूमर की बात हो रही, तो अगर कंज्यूमर की बात हो रही है तो क्या किया जाएगा भाई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है? जहां पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, कंज्यूमर की बात हो रही है, किस पे बात की जाएगी? वेरी गुड वेरी गुड। राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है यहाँ पे, यानी प्रोड्यूसर लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे यहाँ पे बात होगी भाई। यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे आपका डी होगा, ठीक है। यहाँ पे किससे बात होती है? यहाँ पे जो बात होती है वो कंज्यूमर लेवल पे बात होगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है आपका डी, ठीक है।
चलिए चैप्टर 14 गाइस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। बात करते हैं चैप्टर 15 की। चैप्टर 15 में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पिक करना है ऑड मैन आउट। इसमें से आपको 3 ऑप्शन एक जैसे हो रखे हैं, जबकि 4th ऑप्शन आपका डिफरेंट हो रखा है और आपको यही बताना है कौन सा है। अगर ध्यान से देखें तो ये सब के सब क्या हो रखे हैं भाई, ये सब के सब मनी के फॉर्म हो रखे हैं, मनी फॉर्म है, सॉरी इनकम के फॉर्म हो रखे हैं। ये सब कुछ क्या है भाई, 4 टाइप्स ऑफ इनकम की बात की थी मैंने। रेंट आता है, वेजेस आते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट इसका हिस्सा है, ये सब कुछ इसके हिस्से हो रखे हैं। लेकिन मनी कहां से है, मनी इसका हिस्सा, इनकम का हिस्सा नहीं हो रखा। 4th पार्ट होता है प्रॉफिट। 4 टाइप्स ऑफ इनकम क्या है, पहला होता है आपका इंटरेस्ट, दूसरा है आपका रेंट, तीसरा है आपका वेजेस, चौथा है आपका प्रॉफिट। ये 4 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, इनकम होते हैं। मनी उसका हिस्सा नहीं है। राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, राइट ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, देखिए ये सारे फॉर्म हो रखे हैं, सारे फैक्टर हो रखे हैं इनकम के, लेकिन मनी कहीं से भी इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रखा है, यानी जिसके जरिए आप किसी भी चीज को या गुड्स या सर्विसेज को परचेस और सेल करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर। भाई जेएम कीन्स ने जो थ्योरी दी थी, जिसे एलएम थ्योरी भी कहते हैं, उसमें क्या मेंशन किया था भाई, इंटरेस्ट और बॉन्ड में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली, पैरेलली, इनवर्सली या फिर हॉरिजेंटल। भाई क्लियरली इन्होंने जेएम कीन्स ने मेंशन किया था अपनी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में। इन्होंने न्यू व्यू दिया था इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है, यानी इनवर्स रिलेशन होता है। राइट आंसर है आपका सी। वेरी गुड राघव, वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड, काफी सारे लोग सही आंसर करें, वेरी गुड। एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हो भाई, इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड के प्राइस घटेंगे और अगर बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट घटेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता है भाई, इन्वेस्टर प्रिफर करता है नए बॉन्ड्स को परचेस करने का हायर इंटरेस्ट रेट के साथ, और यही वजह है कि जो बॉन्ड कम अट्रैक्टिव है उनकी प्राइस डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कीन्स एक्सप्लेन इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्योर, यानी भाई कीन्स ने क्या कहा रखा था कि इंटरेस्ट क्या हो रखा है। कीन्स ने क्लियरली डिफाइन किया था कि इंटरेस्ट जो है पूरी तरह से मॉनेटरी फिनोमिना हो रखा है, यानी हम इसे डिराइव कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की एफडी करवाई, 5 लाख की आपने एफडी करवाई, और मान लेते उस पर आपको 40 to 45 अप्रॉक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही, मान लीजिए आपको 40-45,000 आपको उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये बताइए आपको इंटरेस्ट मिला, आप कहेंगे हाँ भाई मुझे तो इंटरेस्ट मिला, मैंने 5 लाख रुपए की एफडी करवाई थी और मुझे उस पर इंटरेस्ट मिला। मैं पूछूंगी कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आपने क्या बताया मुझे, आप मुझे बताओगे कि भाई 45 अप्रॉक्स की मैं बात करूं कि 45,000 मुझे एज अ इंटरेस्ट चार्ज, मतलब चार्ज मुझे मिला, यानी जो मैंने 5 लाख की एफडी करवाई थी। छोटा सा मैं एग्जांपल बता, मैं एक्यूरेट अमाउंट नहीं बता रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्यूरेट अमाउंट नहीं है, मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया। 5 लाख की मैंने एफडी करवा दी, आपने बोला भाई 5 लाख की मान लीजिए आपने एफडी करवा दी, मैंने पूछा इंटरेस्ट कितना मिला, आप कहोगे मुझे 40 से 45,000 का इंटरेस्ट मिला। यानी आप यहाँ पे इंटरेस्ट को डिफाइन कर पा रहे हो कि आपको 45,000 अप्रॉक्स आपको इंटरेस्ट मिला। तो कीन्स का भी यही कहना था कि भाई इंटरेस्ट एक किसी भी तरीके का सेविंग पे रिवॉर्ड नहीं हो रखा है, बल्कि एक मॉनेटरी फिनोमिना हो रखा है, यानी इसे मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला आपका, राइट आंसर है आपका बी, मॉनेटरी फोर्स। और काफी सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, वेरी गुड राघव, वेरी गुड, वेरी गुड मैना, वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड जय किशन, वेरी गुड गाइस। ठीक है, कीन्स ने क्लियरली क्या मेंशन किया था भाई, प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है और थ्योरी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस के नाम से जान। कीन्स ने भाई एज्यूम किया था कि 2 तरीके की इकोनॉमी होती है, लोग 2 तरीके से अपने पोर्टफोलियो में एसेट को मेंटेन करते हैं। पहला होता है मनी के फॉर्म में और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के फॉर्म में। बहुत डिटेल में मैंने आपको फाउंडेशन सीरीज में गाइस ये बताया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इसीलिए ताकि आप रिकॉल कर सकें कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर जिनका भी आंसर गलत है वो एक्सप्लेनेशन के जरिए अपने क्वेश्चन को फिर से क्या कर सकते, एनालिसिस करेंगे आप सब और अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे इन एक्सप्लेनेशन के जरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनिशियल एलएम स्टैंड फॉर, एलएम किसके लिए स्टैंड करता है, हाँ अभी बताया, एलएम का मतलब क्या है भाई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका ए। वेरी गुड सुषमा जी, वेरी गुड नंती जी, वेरी गुड भाई।
बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है आप सबकी, मतलब प्रिपरेशन बहुत सॉलिड चल रही है आप सबकी, वेरी गुड गाइस। एलएम कर्व क्या है भाई? लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। एन का मतलब होता है डिमांड फॉर मनी, वही एम का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी। इक्विलिब्रियम कब होगा भाई? जब इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो वहां पे डिमांड जो है मनी की इक्वल हो जाएगी सप्लाई ऑफ मनी के, और यही डेडिकेट करता है, यही इंडिकेट करेगा बैलेंस मनी मार्केट। ओके, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का, एलएम कर्व डिराइव फ्रॉम। एलएम कर्व कहां से लिया गया है? 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस पे सॉल्व कर चुके हैं, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? अगर सेशन पसंद आ रहा है गाइस तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जेआईटी एक्सपर्ट के साथ आप सबको शेयर करना है सेशन को, ठीक है? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करना, अपने जेआईबी एक्सपर्ट के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो एलएम कर्व क्या से लिया गया है? कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, राइट ऑप्शन है आपका बी, ठीक है? तो एलएम कर्व कहां है भाई? लिया गया है कीन्स थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, जो कि बताता है कि इंडिविजुअल मनी को ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होल्ड करते हैं ताकि वो आसानी से गुड्स या सर्विसेज में डील कर सकें, ठीक है? 3 मोटिव है, ट्रांजेक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसके बारे में मैंने बता दूं आपको। ट्रांजेक्शन के पर्पज से लोग ज्यादा कैश अपने पास होल्ड करके रखना प्रेफर करते हैं, वहीं प्रिकॉशनरी पर्पज से मान लीजिए कल को कोई क्राइसिस हो जाते हैं, कोई अनफोर्सिन कंडीशन आ जाती है, कोई हेल्थ क्राइसिस आ जाता है, तो ऐसे केस में भी लोग उस प्रिकॉशन से बचने के लिए प्रिकॉशन के फॉर्म में भी अपने पास कैश रखना प्रेफर करते हैं। थर्ड था स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी भाई लोग सट्टा लगाने के पर्पज से, बॉन्ड में पैसा लगाने के पर्पज से चाहते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सके, इसलिए भी वो मनी को लिक्विड फॉर्म में होल्ड करते हैं। और ये थ्योरी ये बताया गया था, ये थ्योरी जेएम कीन्स के जरिए, यानी 3 मोटिव बताए थे, ट्रांजेक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसके बारे में हमको बताया यही 3 मोटिव से लोग अपने पास ज्यादा कैश को होल्ड करना प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन पसंद आया तो गाइस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने जेबीएस में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन है, यानी बिजनेस साइकिल को किस नाम से जाना जाता है, और आपका अक्टूबर 24 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए मैं आपको गाइस हमेशा ये भी बताती रहती हूँ, अगर आप सोचते हो कि मैकमिलन बुक के एमसीक्यू नहीं देता है एग्जाम में, तो इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा रही हूँ। देख लीजिए भाई, जो लोग सोचते हैं कि मैकमिलन बुक के एमसीक्यूज नहीं आते हैं एग्जाम में, बिजनेस साइकिल किस नाम से जाना जाता है, अक्टूबर 24 का आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि मैकमिलन बुक के एमसीक्यू की कितनी वेटेज हो रही है। तो कौन बिजनेस साइकिल को किस नाम से जाना जाता है? एंटरप्रेन्योर साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, विशियस साइकिल, या फिर नन ऑफ द अबव। गाइस ये नन ऑफ द अबव है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिरर है, ठीक है? ये है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन? देखिए, जब भी कभी बिजनेस साइकिल की बात होती है, मैंने आपको बताया था बिजनेस साइकिल क्या होता है, रेपिटेटिव इन नेचर होता है, यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है? ये क्या होता है भाई, रेपिटेटिव इन नेचर होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वेव लाइक मूवमेंट होती है, लेकिन इररेगुलर होता है। यानी ये साइकिल, बिजनेस साइकिल का मतलब है कैसा इकोनॉमिक साइकिल, जब चेंजेस होते हैं प्रोडक्शन में, किसी भी इकोनॉमी के प्रोडक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, सेवरल चेंजेस देखे जाते हैं, उसे कंसीडर किया जाता है बिजनेस साइकिल। इरेगुलर होते हैं, वेव लाइक मूवमेंट होती है, यानी अप कभी कभी होता है तो कभी कभी डाउन की पोजीशन भी देखी जाती है, यानी ये पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी हाई होगी या फिर कम होगी, ये पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इकोनॉमिक साइकिल, यानी बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल कंसीडर किया जाता है। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस साइकिल का मतलब है इकोनॉमिक साइकिल, जब इकोनॉमी में बड़े पैमाने पे, लार्ज लेवल पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ओवर सेवरल मंथ, या फिर भाई कई सालों से चला आ रहा है चेंजेस, या फिर कुछ महीनों से चेंजेस देखने को मिला, यानी अचानक से अगर देखा कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, या फिर आप कह सकते हैं अचानक से कोई मार्केट में बहुत ज्यादा बूम आ गया, या फिर अचानक से रिसेशन का फेज आ गया, तो ये क्या है, ये चेंजेस है, ये फ्लक्चुएशन है जो कि देखे जाते हैं, इसे कंसीडर किया जाता है बिजनेस साइकिल। और जैसा मैंने आपको बताया रेगुलर नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी ना तो ये रेगुलर बेसिस पे होगा ना ही ये प्रिडिक्टेबल होगा, यानी इसका अंदाजा नहीं लगाया जाता कब ये मूवमेंट देखने को मिलेंगे। स्विंग यानी पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक होता है, यानी कंटिन्यूअस बेसिस पे ये देखा जाएगा, ठीक है? रैंडम इसकी टाइमिंग होती है, अनप्रिडिक्टेबल होता है।
और ये ना केवल किसी भी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है बल्कि इंडिविजुअल बिजनेस फर्म के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको भी पूरी तरीके से प्रभावित करता है। हेलो रॉ गोस्वामी, हेलो अर्चना, ओके काफी सारे लोगों ने राइट आंसर किया, वेरी गुड उन्नति, अर्चना, राघव और गोस्वामी, ओके वेरी गुड गाइस, सबने राइट आंसर किया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ऑड वन आउट को बताना है, इसमें से कौन सा ऑड हो रखा है, यानी कौन सा इसमें से अलग हो रखा है, यानी 3 ऑप्शंस आपके इसमें सिमिलर हो रखे, एक ऑप्शन आपका बिल्कुल डिफरेंट हो रखा है और आपको वही ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। देखिए बूम मेंशन है, डिप्रेशन, स्लो डाउन और रिकवरी। अगर आप सब ध्यान से देखें तो ये आपका फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल मेंशन है। मैंने आपको फाउंडेशन सीरीज में गाइस बहुत डिटेल में बिजनेस साइकिल पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाइए जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। ये सब कुछ फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल है, फेजेस मेंशन है, जिसमें बूम का फेज होता है, डिप्रेशन का फेज है, रिकवरी का फेज है, लेकिन क्या स्लो डाउन का फेज मैंने आपको बताया है? भाई स्लो डाउन का फेज नहीं होता है बल्कि रिसेशन का फेज होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑड वन कौन सा है? सी यानी स्लो डाउन, ठीक है। फेज ऑफ बिजनेस साइकिल देख भी सकते हैं, बूम का फेज होता है जिसमें मार्केट अपने सबसे अप पोजीशन पे होता है, रिसेशन जहां मंदी देखी जाती है मार्केट में, डिप्रेशन जहां पे भाई और ज्यादा मंदी तेजी से देखी जाती है, लोगों की जॉब चल जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चलता है। रिकवरी का फेज जब मार्केट फिर से क्या होता है? अप पोजीशन पे होता है, यानी वो फिर से क्या होता है? धीरे धीरे मार्केट अपवर्ड मोशन में जाता है, इसे ही कहा जाता है रिकवरी फेज। ओके वेरी गुड, अर्चना ने बिल्कुल राइट आंसर किया, उन्नति ने भी बिल्कुल राइट आंसर किया, हेलो सुषमा जी, हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फेज? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि भाई 100 लोग हैं, एग्जाम मैंने आपको फॉर्मूला सीरीज में भी यही सेम एग्जांपल समझाया था, 100 लोगों को काम की जरूरत है लेकिन सिर्फ 20 लोगों को ही जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पा रही, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन। मटेरियल मतलब भाई मटेरियल का भी सेम, आपको 100 kg की जरूरत है, अवेलेबल सिर्फ 10 kg है, यानी जितनी जरूरत है उससे भी कम चीजें पूरी हो पा रही, उससे भी कम नीड फुलफिल हो पा रही, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? डिप्रेशन, रिकवरी, बूम या फिर रिसेशन? व्हाट विल बी द राइट आंसर गाइस फॉर दिस क्वेश्चन? किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको ये बताना है। राइट आंसर क्या है इसका? वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस। राइट ऑप्शन है आपका ए, ठीक है, डिप्रेशन का फेज होता है। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो भाई, डिप्रेशन का फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, यानी जितने लोगों को काम की जरूरत है उतने लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उतनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं हो फुलफिल हो पाती है। साथ है जो एम्प्लॉयमेंट है वो घटता चला, पूरी तरीके से डाउन हो जाता है, प्रोडक्शन हाउसेस बंद होने जाते हैं, लेबर फोर्स कट डाउन कर दिया जाता है और इस तरीके से क्या था? पूरी तरीके से मार्केट बंद होने की सिचुएशन आ जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो रखा है आपका डिप्रेशन का, मैंने बहुत डिटेल में आपको फाउंडेशन सीरीज में बताया भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द क्राइसिस? किस फेज को गाइस क्राइसिस का फेज जाना जाता है? May 24 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और सेम क्वेश्चन आपसे अक्टूबर 24 में भी पूछा था। तो देख रहे हैं आप मैकमिलन बुक के एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या हो रखी है। सोचिए 2 अटेम्प्ट में आपका सिमिलर क्वेश्चन पूछ रखा था। तो बिजनेस साइकिल कौन सा बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज है जिसे क्राइसिस ट्रीट किया? क्राइसिस मतलब भाई बहुत ज्यादा खराब की सिचुएशन हो रखी, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, बूम, रिकवरी, डिप्रेशन या फिर रिसेशन? राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? गाइस आंसर दीजिए आप लोग, प्रीवियस क्वेश्चन का जो लोग आंसर मार्क करें इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए काफी सारे लोग राइट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। रिसेशन है वो फेज जिसे क्राइसिस का फेज जाना। रिसेशन का मतलब क्या है भाई? मंदी। मैंने आपको GFC के बारे में बताया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था, जिसमें देखा गया था कि भाई यूएस के मॉर्गेज मार्केट ने ऐसे लोगों को भी लोन देना शुरू कर देता जो कि ना तो इंटरेस्ट पार्ट पे कर सकते ना ही प्रिंसिपल पार्ट, जिससे यूएसए के मॉर्गेज मार्केट क्रैश होगा। इसका असर पूरे के पूरे यूएसए के साथ साथ वर्ल्ड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे देखने को मिला था, जिसके तहत ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया था 2008 में। सबसे बड़ी वैश्विक व्यापारिक मंदी देखी गई थी जिसे GFC कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी है।
तो रिसेशन का फेज है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया। रिसेशन में क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा इसे क्राइसिस के नाम से जानते हैं, क्राइसिस का फेज है, क्योंकि जब पीक पे पहुंचता है मार्केट उसके बाद उसमें डाउनवर्ड स्लोप देखा जाता है, यानी डाउन होने लगता है मार्केट, और प्रोड्यूसर इससे अवेयर नहीं होते, वो प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिससे इकोनॉमिक स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, और लोग बिजनेस में बने रहने के लिए प्राइस को क्या करते हैं, प्राइस को कट डाउन करते हैं। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसेशन। इसीलिए गाइस विजेता सीरीज के जरिए, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी करवाऊंगी, तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट मैं आपका इसीलिए क्लियर करवा रही हूँ। जितने भी गाइस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यू के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हो रखे हैं, ठीक है। पीवाईक्यू के तो इन्वॉल्व है ही, साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करवा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, अपने जेआईबीएस के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। चैप्टर 16 गाइस यहाँ पे आपका खत्म हो गया। चैप्टर 17 की बात करते हैं, जो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी के रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपका पीवाईक्यू है, आपका May 23 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। May 23 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है, बैंक रेट को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है डिस्काउंट रेट, ऑप्शन बी कह रहा है मार्जिनल रेट, ऑप्शन सी कह रहा है आपका सब्साइड रेट, और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दी अबव। बैंक रेट को किस नाम से जाना जाता है, पीवाईक्यू है आपका May 23 का। ओके, हेलो सुब्रत, हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए आंसर मार्क करिए। वेरी गुड, सुषमा जी ने राइट आंसर किया है, महेश ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है इसका ए, यानी डिस्काउंट रेट, ठीक है। बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है, बैंक रेट का दूसरा नाम डिस्काउंट रेट है। एक्सप्लेनेशन भी इसलिए गाइस मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको डिटेल में से समझा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे गाइस क्लियर करवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट रिकॉल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मैं आपको कई बार मल्टीपल टाइम आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाती हूँ। तो देखिए बैंक रेट क्या है, बैंक रेट एक ऐसा रेट जिसे डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं या फिर डिस्काउंट फैक्टर के नाम से जानते हैं। ऐसा इंटरेस्ट रेट बताता है जिसपे जो नेशंस है वो सेंट्रल बैंक का, ठीक है, लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो लेंड करता है, यानी उधार देता है पैसे कमर्शियल बैंक, यानी एक ऐसा रेट जिस रेट पे आरबीआई क्या करता है, जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है बैंक को। अब आप सोचोगे बैंक को पैसे क्या, भाई बैंक्स को भी अपने ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसे वो आरबीआई से लेंड करके या आरबीआई से बोरो करके पूरा करते हैं, ठीक है। बैंक रेट पे आरबीआई लोन देने का काम करती है। मॉनेटरी अथॉरिटीज यूज करती है बैंक रेट का, ताकि मनी सप्लाई है और जो इन्फ्लेशन का इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल किया जा सके। और अगर बात की जाए सेक्शन 49 ऑफ द आरबीआई 1934 की, बैंक के लिए मैंडेटरी को टाइम पे जो भी स्टैंडर्ड रेट है वो पब्लिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सपेंस सीआरआर, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है भाई, बहुत बार मैंने आपको बताया है। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आपने क्लासेस कंटिन्यू की हैं, वेरी गुड। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, वेरी गुड। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एक ऐसा रेशियो होता है, यानी जब बैंक को क्या करता है भाई, मैंने आपको बताया भी था जब एग्जाम ट्रैप में, मैंने आपको ऐसा मैं कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाया था, जिसमें आपको एग्जाम ट्रैप्स के नाम से मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिसमें आप अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो, वो यही था भाई। सीआरआर का मतलब क्या है कि आप बैंक को लोन चाहिए, किससे, आरबीआई से, तो ये क्या करेंगे भाई, अपना कुछ सिक्योरिटीज क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखेंगे और बदले में आरबीआई से क्या करेंगे भाई, जो भी फंड की नीड है उसे फुलफिल करेंगे। और एसएलआर में क्या होता है, एसएलआर में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी एसएलआर में बैंक क्या करता है, बैंक अपने ही पास गोल्ड या फिर कॉइन के फॉर्म में क्या करते हैं, रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, इसे ही कहा जाता है एसएलआर। तो सीआरआर का मतलब क्या है भाई, जो एवरेज डेली बैलेंस है, जो कि बैंक को मैंडेटरी किया गया कि उसे आरबीआई साथ मेंटेन करना है, और जो परसेंटेज होता है एनडीटीएल, एनडीटीएल का फुल फॉर्म याद रखेगा गाइस, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। फोर्टनाइटली बेसिस पे ये एवरेज डेली बैलेंस इन्हें मेंटेन करना होता है, और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह कोई चेंजेस होता है इसके रेट, तो क्या करती है आरबीआई टाइम टू टाइम नोटिफाई भी करती रहती है, ठीक है। पहले ये रेट था जो कि फिक्स किया गया था 3% से लेकर 20% ऑफ एनडीटीआर, लेकिन अब इस रेट को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, और यही सेम क्वेश्चन आपसे अक्टूबर 24 में पूछा भी था।
कि क्या किसी भी तरीके की सीआरआर पे कोई लिमिट है? देयर इज नो लिमिट गाइस, देयर इज नो फ्लोर एंड सेलिंग लिमिट ऑन सीआरआर। सीआरआर पे कोई भी लिमिट नहीं है। अब आरबीआई पूरी से फ्री है, वो कोई भी रेट सीआरआर पे फिक्स कर सकते हैं। ये आपसे अक्टूबर 24 का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाती उसको ध्यान समझिए, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो कैसे भी क्वेश्चन आप उसको टैकल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओएमओ का फुल फॉर्म क्या है? ओएमओ का मतलब क्या है भाई? वेरी गुड। ओएमओ का फुल फॉर्म क्या है? ओएमओ का फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी ये क्या है? ये एक तरीके का मॉनिटरी टूल्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आरबीआई के जरिए। ठीक है, ओएमओ क्या है भाई? ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा टूल जो कि आरबीआई के जरिए यूज किया जाता है ताकि मनी सप्लाई को जो भी इंटरेस्ट है बाइंग और सेलिंग के रिगार्डिंग, यानी जिस बेसिस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जाता है ओपन मार्केट में, उसे प्रभावित करते हैं ये ओएमओ। यानी जब भी कभी सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी बाय करेगी तो इसके जरिए इकोनॉमी में पैसा जाता है, इंक्रीज होगी मनी सप्लाई और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। वहीं इसका जस्ट अपोजिट जब क्या होता है भाई? सिक्योरिटी को सेल किया जाता है तो मनी क्या होगी? उसी इकोनॉमी से रिमूव हो जाती है मनी, और इस तरीके से जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी से डिक्रीज हो जाती है और इन्फ्लेशन स्लो हो जाता है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई इस मॉनिटरी टूल्स का यूज करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआरबीएम? आज क्लास में इसीलिए मैं मैकमिलन बुक के जो एमसीक्यूज की बात करूं, इसमें आपको कई सारे आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेंगे, क्योंकि आईएफएफ के न्यू पैटर्न की गाइस अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली फुल फॉर्म आपसे पूछ ले रहा है। नीति आयोग का फुल फॉर्म 25 पूछा था, मई 25 में नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ दिया था, और आप में से कई सारे लोगों ने सोचा था कि ये तो कभी पूछेगा नहीं। फुल फॉर्म गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक फॉर द फुल फॉर्म। आपको फुल फॉर्म लर्न करना ही करना है। डायरेक्टली आप इजिली बेसिस पे 1 मार्क आप सिक्योर कर सकते हो। एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या है? एफआरबीएम का फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। राइट आंसर है आपका डी। काफी सारे लोग, सुषमा जी ने बिल्कुल राइट आंसर किया, सूरज ने राइट आंसर किया, उन्नति ने राइट आंसर किया है, जग्गू ने, महेश ने, सबने राइट आंसर किया। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो देखिए एफआरबीएम एक्ट क्या है? एफआरबीएम एक्ट जिसे 2003 में लाया गया था। एफआरबीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में इसे लाया गया था ताकि फिजिकल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके, जो माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसे इंप्रूव किया जा सके, उसे बेहतर बनाया जा सके, और साथ ही साथ जो फिजिकल डेफिसिट है यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम, इसे रिमूव किया जा सके, इसे कम किया जा सके, और जो गवर्नमेंट का डेप्थ है उसे भी रिड्यूस किया जा सके थ्रू प्रूडेंशियल डेप्थ मैनेजमेंट, और जो ट्रांसपेरेंसी है उसे ज्यादा ज्यादा इनहेंस किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चैप्टर 17 गाइस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं चैप्टर 18 की, जो है रिगार्डिंग सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट। चैप्टर 18 की बात करते हैं। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड डिवाइडेड इनटू, यानी जब भी कभी बात होती है पर्सनल एक्सपेंडिचर की, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पर्सनल लेवल पे कितना कंज्यूम किया जा रहा है उसका हाउस होल्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे बात है, तो उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है ड्यूरेबल गुड्स, ऑप्शन बी कह रहा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऑप्शन सी कह रहा है सर्विसेज, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। ओके ओम प्रकाश जी, ओके चलिए। तो अगर समझ में सेशन पसंद रहा गाइस तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने JIBS पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। JIBS पर बिल्कुल शेयर करिएगा गाइस ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो अपने JIBS पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर सर्विस। तो भाई जब भी कभी बात होती है, मैंने फाउंडेशन सीरीज में भी आपको बताया है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात होती है तो इसे मेजर तौर पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी ये तीनों के तीनों ही इसका हिस्सा हो रखे हैं। राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका डी। और किसने किसने राइट आंसर किया है? कलावती जी ने राइट आंसर किया, वेरी गुड मैम। सैम ने बिल्कुल राइट आंसर, सुषमा जी ने भी बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड राइट, वेरी गुड। चलिए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में PCE इन शॉर्ट कहते हैं, इसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले बात होती है ड्यूरेबल गुड्स की, यानी इसमें लॉन्ग लास्टिंग आइटम आते हैं, ऐसे आइटम जो कि लंबे समय तक मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि फर्नीचर, कार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। वही नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करो तो इसमें ऐसे गुड्स आते हैं जिनका जो टेन्योर है या फिर जो पीरियड है या फिर लाइफ साइकिल है वो कम समय के लिए हो रखा है, ठीक है, कम टाइम के लिए हो रखा है, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, गैसोलीन है।
वहीं सर्विसेज की बात की जाए तो ये जो टास्क है वो परफॉर्म किए जाते किसी और के जरिए, जैसे कि हेयर कट हो रहा है, लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जाए और मेडिकल केयर। तो ये क्या, यही कंसीडर किया जाता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे इन शॉर्ट कहा जाता है पीसीई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कंसीडर किया गया है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर या कैपिटल, एसेट, मशीनरीज एंड मनी, या फिर नन ऑफ द अबव। किसे कंसीडर किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मैं यहां पे बात कर रही हूं। चलिए, वेरी गुड, राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है यहाँ पे ए, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इन्हें ही फैक्टर्स प्रोडक्शन कंसीडर किया जाता है। मेजर तौर पे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। लैंड की अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेस को कंसीडर किया जाता है। लेबर की बात करें तो ह्यूमन एफर्ट को कंसीडर किया जाता है, चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो। कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ पे पैसे की बात होगी, या फिर प्रोडक्शन या फिर मैन मेड एसेट की बात होगी, जैसे कि मशीनरी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मनी है, ये सब कैपिटल में कंसीडर की जाती है। वहीं एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कि भाई एबिलिटी हो रखी है कि जो स्टार्टिंग जो तीनों फैक्टर्स हैं, जैसे लैंड है, लेबर या कैपिटल है, तो इन तीनों को ही मैनेज करने की एबिलिटी हो रखी है, इसे कंसीडर किया जाता है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्केट प्राइस इज द प्राइस फॉर विच अ गुड और सर्विस इज ऑफर्ड इन द मार्केट, यानी मार्केट प्राइस को, मार्केट प्राइस का दूसरा नाम क्या है आपको ये बताना है। मार्केट प्राइस यानी एक ऐसा प्राइस जिसपे गुड्स या सर्विसेज परचेस या सेल की जाती है। मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्राइस है जिसपे बायर और सेलर दोनों ही अग्री कर रहे हैं? मुझे बताइए भाई, ऐसा प्राइस जिसपे बायर सेल करना चाहता है और परचेसर क्या है, सॉरी बायर जो है परचेस करना चाहता है और जो सेलर है वो सेल करना चाहता है, यानी बैलेंस पॉइंट होगा, है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस मैंने बताया था, इक्विलिब्रियम लेवल भी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, यानी ऐसा लेवल जिसपे बायर और सेलर दोनों अग्री करते हैं कि वो परचेस और सेल का जो प्रोसेस है वो पूरा करेंगे। यानी कौन सा ऐसा प्राइस है भाई? मार्केट प्राइस का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड राघव, वेरी गुड रंजीत, वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड। काफी सारे लोगों ने बी मार्क किया है। राइट आंसर क्या है? इकोनॉमिक प्राइस, यानी ऐसा प्राइस जिसमें बायर और सेलर अग्री करते हैं परचेस और सेल के ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस इकोनॉमिक प्राइस है जिसपे गुड्स और सर्विस ऑफर की जाती है किसी भी मार्केट प्लेस में। ठीक है, और जो की क्या होती है भाई, जिसमें चेंजेस भी देखे जाते हैं डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स के जरिए। चलिए, चैप्टर 18 गाइस अब खत्म हो गया। बात करते हैं चैप्टर 19 के। चैप्टर 18 आपके बुक्स में जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 19 की। एक्सपेंड एनसीसीडी, अगेन फुल फॉर्म। ठीक है, इसीलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ, जो आप सोचते हो कि मैकमिलन बुक के एमसीक्यू नहीं आते, देखिए डायरेक्ट एग्जाम्पल है, आपसे डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है एग्जाम में। न्यू पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ, May 25 पैटर्न की बात कर रही हूँ, और आपका मैकमिलन बुक में देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम हो रखे हैं, आपसे फुल फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं। एनसीसीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। सुषमा जी कह रही हैं आई डोंट नो। सुषमा जी आप क्या नहीं जानती हैं? अच्छा, आपको इसका आंसर नहीं पता था, मार्केट प्राइस का आंसर आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं सुषमा जी, मैंने बता दिया कि मार्केट प्राइस का मतलब होता है इकोनॉमिक प्राइस, जिसपे बायर परचेस करना चाहता है और सेलर सेल करना चाहता है। ठीक है, एनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीसीडी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑन क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी था गाइस, तो आप लोग याद रखिएगा एनसीसीडी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑन क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी है। ठीक है, ये काउंसिल एक नॉन प्रॉफिट प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, जिसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था, ताकि ह्यूमन और इफेक्टिव सोल्यूशन जो है, चाहे फैमिली के रिगार्डिंग बात की जाए, कम्युनिटी के रिगार्डिंग या जस्टिस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे दूर किया जा सके। और मेजर तौर पे ये क्या करता है भाई, इसमें इन्वॉल्व किया जाता है ब्रॉडर क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1907 में जब इसे फाउंड किया गया था, और साथ साथ 1947 में ये मर्ज हो गया था अमेरिकन पैरोल एसोसिएशन, और ये बन गया था नेशनल प्रोबेशन एंड पैरोल एसोसिएशन, जिसे इन शॉर्ट एनपीपीए कहते हैं। 1960 में, यानी जब 1947 में मर्जर हुआ था, अगेन 1966 में इसे फिर से रीनेम कर दिया गया और एनसीसीडी यानी नेशनल काउंसिल ऑन क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी का नेम मेंशन किया गया, जिसका स्कोप
मेजर तौर पे पब्लिक पॉलिसी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हो रखा था। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। चलिए ऑड वन आउट करना, यानी इसमें 3 आपको सिमिलर है और 1 आपका डिफरेंट हो रखा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप आंसर कर सकते हो। भाई यहाँ पे देखिए कस्टम की बात की जा रही है, कस्टम टैक्स की बात की जा रही है, सर्विस टैक्स की बात की जाए, इनकम टैक्स की बात की जाएगी, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपके टैक्स रेवेन्यू हो रखे हैं। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव क्या है, ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, वेरी गुड। नॉन टैक्स देखिए ये सब क्या है, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, आईटी, ये सब टैक्स रेवेन्यू है जो कि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। वहीं इंटरेस्ट रिसीव की बात की जाए, नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो कि तब अराइज होगी जब इंटरेस्ट अर्न किया जाता है उस गवर्नमेंट पे, लोन जो दिया गया उस पे या फिर इन्वेस्टमेंट पे। ये किसी तरह से टैक्सेशन का हिस्सा नहीं है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है भाई आपने इंटरेस्ट अर्न किया, लोन है, आपने लोन दिया, लोन पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इन्वेस्ट कर रखा उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ। जबकि टैक्स रेवेन्यू क्या है, टैक्स रेवेन्यू आपका एक कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको, अगर आप सर्टेन क्राइटेरिया में फॉलो कर तो आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन आपको ऑड वन आउट बताना है। सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, अदर रिसिप्ट, स्टेट प्रोविडेंट या फिर रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस। तो देखिए मैंने आपको जब यूनियन बजट पढ़ाया था चैप्टर 19 फाउंडेशन सीरीज में बहुत डिटेल में मैंने आपको इस रिगार्डिंग समझाया भी था। 2 तरीके के रिसिप्ट होती है, पहला होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होती है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है, इसमें से 3 जो आपके हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी वो कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा हो रखे। कौन कौन से कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा हो रखे भाई, सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा हो रखी है। ठीक है, सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो ये कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा हो रखी है। अदर रिसिप्ट की बात की जाए तो कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है। स्टेट प्रोविडेंट फंड भी कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है, लेकिन रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस का हिस्सा नहीं हो रखे। राइट आंसर आपका यहाँ पे है डी। और किसने किसने राइट आंसर मार्क किया है भाई, वेरी गुड, राघव ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे आप देख भी सकते हो भाई कैपिटल रिसिप्ट 2 तरीके हैं, नॉन डेप्ट रिसिप्ट और डेप्ट रिसिप्ट। और डेप्ट ये जो फॉर्म आपका मेंशन था ये डेप्ट रिसिप्ट का था, जबकि रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस किसका था, ये नॉन डेप्ट रिसिप्ट का था। तो ऑड वन क्या हो गया, ऑड वन हो गया था आपका रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके। नेट फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी जब भी कभी बात होती है नेट फिजिकल डिफरेंस की तो क्या दिखा, नेट फिजिकल डिफरेंस डेफिसिट का क्या मतलब होता है। देखिए जब भी कभी बात होती है नेट फिजिकल डेफिसिट की तो जब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और नेट लेंडिंग के बीच का डिफरेंस ही कंसीडर किया जाता है नेट फिजिकल डेफिसिट। राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी। ठीक है, वेरी गुड, महेश ने बिल्कुल राइट आंसर किया, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलिए नेट फिजिकल डेफिसिट की बात कर लेते हैं, जब गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, जिसमें बोरिंग और लेंडिंग भी है, इसे कंसीडर किया जाता है नेट फिजिकल डेफिसिट। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दिया जाएगा टोटल रिसिप्ट प्लस नेट लेंडिंग, तो वैल्यू आ जाएगी नेट फिजिकल डेफिसिट। फॉर्मूला भी गाइज आप देख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये मई 23 में ही आपसे ये फॉर्मूला पूछा था। ठीक है, फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। नेट फिजिकल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर में से जब आप टोटल रिसिप्ट माइनस कर दोगे और नेट लेंडिंग आप क्या करोगे, टोटल रिसिप्ट और लेंडिंग को ऐड करके टोटल एक्सपेंडिचर में से आप माइनस कर दोगे, नेट फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए तो ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था गाइस। आपके लिए अपडेट जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपकी 3 सीरीज के रिगार्डिंग गाइस, आपकी 3 सीरीज चल रही है आईएफएस के रिगार्डिंग, जिसका टाइम यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्यूसडे से फ्राइडे जैसा कि आप जानते हो आपकी विजेता सीरीज चलती है, जिसमें मैकमिलन बुक के सारे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको इसके जरिए बताती हूँ। एवरी सैटरडे 6:30 PM पे हम दर्पण सीरीज के चलते मिलते हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। अगेन एवरी संडे हम 12:30 PM पे मिलते हैं, जिसमें मैं आपको लाइव मॉक सॉल्व करते हैं, यानी मैं और आप दोनों मिल करके मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, लाइव मॉक सॉल्व करते हैं, जिसमें हम एग्जाम का लेवल देखते हैं, यानी मैं आपको रियल एग्जाम टाइम प्रेशर फील करवाती हूँ, यानी आपको मैं ये बता दूं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइज ये मॉक आपके लिए बहुत बेहतरीन है और मैं कह सकती हूँ बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। गाइडली के मॉक आप जाइए, जाकर के देखिए। पहला मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज अवेलेबल है और सिर्फ और सिर्फ आपको इसके लिए सिर्फ 99 रुपीज में आप 10 मॉक्स अपने अवेल कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज में आप 10 मॉक्स अवेल कर सकते हो, मतलब 1000 क्वेश्चन, एक मॉक के आपके 100 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन जो आपके आईएफएस के एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए काफी हो रखे हैं।
ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या सीरीज चल रही है, 3 सीरीज चल रही है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। सबकी प्लेलिस्ट बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए जाकर के देखिए और अपने आईएफएस के रिगार्डिंग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फाउंडेशन सीरीज भी गाइस मैंने आपको करवा रखा है, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता रखे, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम, उन सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा के। इसके अलावा आपके एमसीक्यू सीरीज भी मैंने करवा रखी, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 45। इस एमसीक्यू में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं, अलॉन्ग विथ मैंने आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी करवाए हैं, मिक्स क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको करवाए, जो कि आपका मैंने बताया था इससे हाई लेवल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पहुंचेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल, बिल्कुल इसका फायदा उठाइए, फ्री में मिल रहा है गाइस, फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि आईएफएस को क्रैक करने के लिए आपके काफी हैं ये सारी सीरीज। केस स्टडी भी मैंने आपको यूट्यूब पे करवा रखे हैं, न्यूमेरिकल भी, जीडीपी जीएनपी के रिगार्डिंग जो मेजर तौर पर आपसे न्यूमेरिकल पूछता है, वो भी मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पर है, लिंक आपको इन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका मास्टर प्लान हाजिर है गाइस, 30 डेज में आपका, आज से एग्जैक्ट आपके पास 30 डेज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस, तो आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे आप वीक वाइज अपने सिलेबस को डिवाइड करोगे, किस तरीके से आपका मॉक टेस्ट कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, आपका प्रीवियस क्वेश्चन कब किस टाइम पे आपको रिवाइज करना है, इन सब के रिगार्डिंग मैंने आपका ये मास्टर प्लान डिवाइड बना रखा है। ये मास्टर प्लान आपका 4 वीक्स में डिवाइड, और 4 वीक्स में मैंने 4 मॉड्यूल को डिवाइड कर रखा है, जिसमें मैंने मेजर हाईलाइटेड टॉपिक भी मेंशन किए, जिसपे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। लास्ट डे में मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। तो जाइए, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता रखी है, जाइए जाकर के देखिए, अपनी स्ट्रेटजी को बूस्टअप करिए, यानी अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल इस मास्टर प्लान के हिसाब से बनाइए, क्योंकि ये इसके जरिए आप अपने आईएफएस को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट स्ट्रेटजी गाइस मैंने आपको बता रखी है कि आईएफएस का मॉड्यूल वाइज वेटेज क्या है, कौन से बुक्स आपको कंसीडर करना, सारे पेपर्स के रिगार्डिंग, सिर्फ आईएफएस नहीं, सारे पेपर्स रिगार्डिंग स्टडी रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, बुक्स कौन से पढ़नी है, न्यू सिलेबस क्या है, जैप क्लियर करने पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सब कुछ के रिगार्डिंग भी। अगर आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता जैप क्या होता है, सारे डाउट गाइस आपके स्टडी सीरीज के जरिए भी कवर होना है। तो सही स्टडी सीरीज भी जरूर देखिए, इसके अलावा शॉर्ट्स जरूर देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट्स में भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बॉन्ड थ्योरम मैंने आपको शॉर्ट्स के जरिए बता रखा है, एफडीआई एफआई मैंने आपको शॉर्ट्स के जरिए बता रखा है। इसके अलावा गाइस मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी शॉर्ट्स के जरिए करवा रही हूँ, यानी मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, शॉर्ट्स आपका एक मीडियम है जिससे आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते। तो अब आपको आईएफएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी शॉर्ट्स के जरिए देखने को मिलेगी। डेली बेसिस पर आपको शॉर्ट्स के जरिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेगी, यानी कि आप कम टाइम में भी, क्या आप 30 to 40 सेकंड में अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करोगे, आप तैयार कर लोगे। ठीक है, तो जाइए जाकर के शॉर्ट देखिए, शॉर्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैथन सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथन सीरीज आपका न्यू सिलेबस पे बेस्ड है, जिसपे काफी सारे लोगों को गाइस बेनिफिट मिला है। रिवीजन बेसिस पे आप इसको जरूर देखिए, इसके अलावा आपका एग्जाम से पहले मैथन सीरीज आएगा, लेकिन आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी मोर देन इनफ है आपके एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए। ठीक है, तो गाइस ये सारे मैंने आपको यूट्यूब पे क्लासेस बताए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपने मेरा पढ़ाने का तरीका देखा है, किस तरीके से अप्रोच मेरा है वो आप जानते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्पेसिफिक बैच मिल सके, यानी आपके बाकी पेपर तैयार है और आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बैच आईएफएस के रिगार्डिंग चाहते हो, तो आप आजकल का मास्टरी बैच कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि सबसे बेहतर फायदा आपको मिले कि आप रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस कर सकते हो। यानी अगर आप भाई वर्किंग प्रोफेशनल हो, हम समझते हैं आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपको भाई आराम से आप क्या कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, आपको इसमें मॉक टेस्ट मिल रहा है, मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिल रहा है, रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है, आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हो। केस स्टडी मैं आपको इसमें करवाती हूँ, मैं आपको इसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, यानी मैं आपको मिक्स लेवल के क्वेश्चन यानी पी/क्यू प्लस न्यू पैटर्न दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी करवाती हूँ। तो जिन्होंने एनरोल नहीं किया जाइए जाकर के एनरोल करिए। इसके अलावा गाइस आपको सारे जैप सुपर प्लान पे 35% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, फटाफट से जाइए एनरोल करिए। ऑल इन वन प्लान है, यानी जितने भी कोर्स चल रहे हैं या आ रहे हैं या फिर ऑन गोइंग है या इन फ्यूचर आएंगे, सब कुछ इसमें कवर अप हो रहा है। इससे पहले ये मौका हाथ से चला जाए, जाइए जाकर के एनरोल करिए। फाउंडेशन 3.0 भी चल रहा है गाइस, 9 PM पे आपकी आईएफएस की क्लास होती है। लाइव क्लास में जरूर जुड़िए मुझसे आप सब लोग, जो लोग भी जिन्होंने भी एनरोल नहीं किया, जिन्होंने एनरोल कर लिया है और जो अभी तक नहीं करे हैं, एनरोल करिए जाकर के 9 PM पे मुझसे आईएफएस के लिए जुड़िए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हो रखा है। आप अगर आपने लापरवाही करी तो आपके लिए आईएफएस का एग्जाम क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है आपके लिए, जिनको कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिन्हें भाई फुल एंड फाइनल रिवीजन चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। 35% का आप पे इसे बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है, ऑफर लाइव है गाइस, 35% का ऑफर आपके लिए लाइव चल रहा है। अभी भी अगर नहीं जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। 1 महीने बाकी है आपके आईएफएस के एग्जाम में।
जाइए जाकर के क्रैश कोर्स को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये भी आपके लिए फुल एंड फाइनल रिवीजन करवाने के लिए काफी है, क्योंकि 1500 प्लस आपको इसमें एमसीक्यू मिल रहा है सारे पेपर्स में आपको रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, ये आपकी लाइव क्लास का शेड्यूल हो रखा है गाइस, यानी 6:30 से लेकर के 9 PM आपको बिल्कुल बुक्ड रहना है यूट्यूब पे, क्योंकि ये सारी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो रखी है। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो एक फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल करिए। आपको एक कॉल बैक आएगा हमारे एक्सपर्ट के जरिए, यानी आपके डाउट और हमारे एक्सपर्ट टीम का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। कोई भी डाउट है, टाइम के रिगार्डिंग मैनेज नहीं हो रहा, स्टडी नहीं मैनेज हो पा रही है, या प्रिपरेशन कैसे करना है, कुछ भी डाउट है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करना है और हमारे एक्सपर्ट टीम के जरिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिएगा, अपने जय बैट्समैन शेयर करिएगा, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सेशन अगर ज्यादा पसंद आ रहा है गाइस, तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो। सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन जरिए जरूर बताइएगा, टेलीग्राम चैनल के जरिए भी आप मुझे जुड़ करके बता सकते हैं। ओके ओके, यूट्यूब सर्च करने पर वीडियो नॉट शोइंग जैब गाइडलाइन। अच्छा, यूट्यूब पे सर्च करने पर आपको वीडियो नहीं शो कर रहा है। ओके लकी जी, मे बी देयर सम काइंड ऑफ इशू, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, मे बी कोई थोड़ा सा टेक्निकल इशू आपको हो सकता है, इस वजह से आपको नहीं शो करा। अदरवाइज आप अगर गाइडली जे सर्च करेंगे तो आपको इंस्टेंट बेसिस पे आपको वीडियो सारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट गाइडली का पूरा पेज आपको ओपन होगा, ठीक है। कोई भी टेक्निकल इश्यूज है तो गाइस, तो मैं जरूर अपनी टीम से, बैकएंड टीम से जरूर बात करूंगी। लकी जी, शैलजा जी, मैम इस बार क्लियर करना है, बॉस से परेशान हूँ, क्लियर करने के बाद उसको बताता हूँ। बिल्कुल शैलजा जी, अगर आप प्रिपरेशन बेहतर तरीके से आप क्लियर कर लेंगे, जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी मैंने क्लासेस दी है, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, जाइए जाकर के देखिए और अपनी प्रिपरेशन बेहतर करिए, जेआईबी क्लियर करिए, अपना प्रमोशन लीजिए भाई, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट आपका इंतजार कर रही है। वो कैसे होगा जब आप जेआईबी क्लियर करेंगे, जाइए जाकर के चेक करिए, क्लियर करिए, ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू कलावती जी, थैंक यू राघव। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही गाइस, आपकी रिटेल बैंकिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, घर में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा रही है, जाइए जाकर के देखिए, ठीक है। ज्यादा अपने यूट्यूब सेशन को देखिए गाइस, सारे के सारे प्लेलिस्ट आपको बनी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कल हम मॉड्यूल सी कंटिन्यू करेंगे, मॉड्यूल में चैप्टर 20 कंटिन्यू करेंगे, इसकी भी आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसकी भी मैं आपको एक मॉड्यूल बी के रिगार्डिंग पूरी एक ही प्लेलिस्ट में मेंटेन करवा दूंगी, ताकि आपको मॉड्यूल वाइज मैकमिलन के एमसीक्यू मिल जाए। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन, आप सबने मिलकर के बहुत बेहतरीन सेशन बनाया है, ऐसे इंटरेक्टिव सेशन बनाते रहिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है अगर आप इस तरह से एनर्जेटिक रहेंगे तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू एनर्जेटिक सच, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही।